बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आजम काजी। पाकिस्तान ख़ास तौर पर पंजाब 2025 के मानसून सैलाब की शिद्दत से तबाहाली का शिकार है, जिसने ना सिर्फ ज़िंदगियों को मुतासर किया है बल्कि हमारे समाजी और ज़रूरी बुनियादों को भी खोखला कर दिया है। NDMA की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में तकरीबन 1400 गाँव ज़ेरे आब आ गए हैं और तकरीबन 12 लाख अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं। मुल्क की सतह पर सूरत हाल नहायत दिल दहला देने वाली है। 788 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं, और 1000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें पंजाब के ज़ख्मियों की दादाज 584 रिकॉर्ड की गई है। तबाही का पैमाना मकानात का नुकसानात में भी वाज़ह है। 6630 घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो चुके हैं, जबकि 5500 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए हैं। यह नुकसान ना सिर्फ इंसानी है बल्कि ज़रूरी और माशी एतबार से भी इंतहाई संगीन है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस की सूरत हाल भी बताती है कि हालात किस हद तक हसास हैं। NDMA और फ़ौज ने मुश्तरका ऑपरेशंस के दौरान 2,10,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि मजमूई तौर पर 10 लाख से ज़ायद अफराद के इनखला की तस्दीक हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके चनाब, सतलज और रावी के किनारे पर वाक़या कसूर, बहावलनगर और दीगर अजला हैं, जहाँ हज़ारों अफराद को एमरजेंसी बुनियादों पर निकाला जा रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है इरफान अली साहब ने, डायरेक्टर जनरल पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फील्ड के अंदर है। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके टाइम देने का। इरफान साहब फरमाइएगा, इतलात ये हैं कि पंजाब में तकरीबन 12 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, 2.5 लाख बेघर हो चुके हैं और 2,10,000 से ज़्यादा रेस्क्यू किए जा चुके हैं, जबकि अमवात भी रिपोर्ट हुई हैं। क्या आपके पास मौजूदा ताज़ा तरीन आदादो शुमार भी यही हैं या इनमें मज़ीद इजाफा हो चुका है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मज़ीद इजाफा हो चुका है और अनफॉर्चुनेटली ये जो सैलाब है हमारे पिछली 4 दहाइयों का सबसे बड़ा सैलाब है और पाकिस्तान की तारीख में कभी मेन 5 बड़े दरियाओं में से 3 दरियाओं में एक ही वक्त में सुपर फ्लड कभी नहीं रहा। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो गंडा सिंह के मुकाम पे दरियाए सतलुज में जो 2,61,000 पिछले 4 दिन से मेंटेन था, अब वो 2,87,000 हो चुका है। मीनिंग देयर बाय कि 2023 में भी जो हमने 2,78,000 गुजारा था, ये पानी उससे भी बढ़ गया है। और अब हमें चनाब और रावी के साथ साथ अगले चंद दिन अब दरियाए सतलुज में भी शदीद तुगयानी का सामना है और इस वक्त कसूर के मुकाम से ये बड़ा रेला गुजर रहा है। इसके साथ साथ रावी का पानी अभी सिस्टम में मौजूद है और इस वक्त हेड बल्लो की पिछले चंद घंटों से कंसिस्टेंटली राइजिंग ट्रेंड पे है और आज रात तक यहाँ पे फुल पीक वो आएगी। इसके साथ साथ अगर मैं चनाब की बात करूँ तो चनाब में चन्योट ब्रिज के मुकाम पे 2014 में जो सबसे बड़ा सैलाब समझा जाता था, उससे भी ज्यादा आज 8,55,000 क्यूसेक यहाँ से गुजरा। और फिर आगे अनफॉर्चुनेटली हमें रिवाज रेलवे ब्रिज जो झंग का है, वो झंग शहर को बचाने के लिए इसको ब्रीच करना पड़ा और वहां से चंद देहातों में इस वक्त पानी चला गया है और यह पानी अब दोबारा त्रिमु हेडवर्क्स में दोबारा आएगा। इसके बाद ये मोहम्मद वाला और आगे ये मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। तो हमें इस वक्त चैलेंज तीनों दरियाओं पे वो अपनी जगह मौजूद है। अगर आप देखें कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब से लेके सेक्रेटरी पंजाब, रिलीफ कमिश्नर, एवरीवन इज ऑन इन द फील्ड। और मेन आप देखें कि इतनी बड़ी कैटास्ट्रॉफी के बावजूद जो हमारी पंजाब की और पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सैलाब है, आप देखें कि अदारों की बर वक्त इसमें रिस्पांस की वजह से आप इतने बड़ी कैटास्ट्रॉफी के बाद हमें कहीं पे कोई एक ऐसी रेस्क्यू नहीं है कि जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान हुआ हो। अभी तक हमें 25 अमवात की रिपोर्ट्स मिली हैं। ये सारे के सारे वो केसेस हैं जो ड्राउनिंग के केसेस हैं, डूबने के या अपनी मदद आपके तहत किसी जगह पे कहीं वो उसमें पानी में दाखिल हुए और वो जांबर ना हो सके। यहाँ पे भी रेस्क्यू को या अदारों को पुकारा गया है, वहाँ 100% इवैक्यूएशन हुई है। आपने जो अभी फिगर्स शेयर की ये अब उससे बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। अभी तक तकरीबन 4.5 लाख लोगों को हम महफूज मुकामात तक पहुंचा चुके हैं। ठीक, अच्छा, दूसरा इरफान साहब जरा ये भी फरमाइएगा, भारत की तरफ से छोड़ा गया पानी कितना था, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है। और क्या ज्यादातर पंजाब के ये जिन इजला का आपने जिक्र किया है, इस पे शदीद तौर पर मुतासर कौन से हैं जी इस वक्त?
इस वक्त 2/3 ऑफ पंजाब इज अंडर वाटर और सिर्फ 26 अगस्त के दिन जो हमने अभी कैलकुलेशन करवाई हैं, जो टोटल पानी हमारे पंजाब के दरियाओं और नालों में जो सिस्टम में आया वो 15,34,000 क्यूसेक क्यूमुलेटिवली बनता है। 15,34,000 क्यूसेक एक नंबर है जो बहुत बड़ा नंबर है, जो तमाम हमारे नाले देखें, सियालकोट नारोवाल के या बड़े दरिया देखें, तमाम में ये पानी रहा। और अब बहरहाल इस पानी ने पंजाब से गुजर के नीचे सिंध में जाना है। और मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, पूरी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन आवाम के बिल्कुल साथ है। और इस पानी से हम अभी आप देखें कि मैंने जैसे कहा, जंग में हमें रिवाज ब्रिज को ब्रीच करना पड़ा। इसका फैसला एक तकरीबन 24 घंटे पहले ले लिया जा चुका हुआ था कि हमने जंग शहर और आवाम को, उनकी जान को, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। किसी फैसला और जो ही वो उस लेवल तक पहुंचा, पूरी तैयारियां मुकम्मल थी और अब पानी डाइवर्ट हुआ है। इंशाल्लाह इससे मैं यकीन से कहता हूं कि अब हमें तरेमू हेडवर्क पे भी मसला नहीं होगा और ये पानी अब सेफली आगे डाउन इलाकों में चला जाएगा। इरफान साहब जरा ये भी फरमाइएगा, पंजाब के कितने अजला हैं जो इस वक्त बराह रास्त सैलाब की लपेट में हैं और खतरनाक सिचुएशन में, और इसके साथ साथ कितने देहात और कस्बे ज़ेरे अब आ चुके हैं? इसके नतीजे में जो ज़रई ज़मीन है उस पर भी इस वक्त बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है या तबाह हो चुकी हुई है। जी, इस वक्त आप ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 1762 विलेजेस हैं जो पूरे पंजाब के इस वक्त तक रिपोर्टेडली वो तमाम इनडेट हो चुके हुए हैं। और इन 1762 विलेजेस की टोटल जो पॉपुलेशन बनती है ये 14,58,000 नफूस पे मुश्तमिल ये देहात हैं जो इस वक्त अफेक्टेड हैं। और मैंने जैसे आपको गुजारिश की कि तीनों हमारे बड़े दरियाओं में सुपर फ्लड है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो लेवल ऑफ इनंडेशन है और जो लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो, और इसमें अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने क्लियर डायरेक्शंस दी, सर्वे वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। लोगों को ना सिर्फ उनकी फसलों का बल्कि उनके जो भी नुकसानात हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको पूरी तरह से कंपनसेट किया जाएगा। चारकोट की अगर हम बात करें या रावी और शादरे के मुकाम पर जो सैलाबी दबाव रोकने के लिए कहां पर बंद तोड़े गए हैं या नए बंद बांधे गए हैं, और इन इकदामात के नतीजे में कितने अफराद को महफूज किया गया? क्योंकि कल रात को यह भी खबरें थी कि काफी लोग अब सेव भी हो रहे हैं क्योंकि टाइमली उनको शायद रेस्क्यू किया जा रहा है। जी बिल्कुल, मैंने आपको जैसे गुजारिश की कि इस दफा ये पानी ने बिल्कुल 26 अगस्त की सुबह मराला देख लें या आप रावी पे जसर का मुकाम देख लें, पाकिस्तान की हदूद में दोनों जगहों पे पानी बिल्कुल नॉर्मल हालात में था, लेकिन रात तक ये पानी सुपर फ्लड में बदल चुका था और हमें खतरा था कि शायद एवैक्यूएशन में प्रॉब्लम आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली एवैक्यूएशन हुई। और अभी तक जैसे मैंने गुजारिश की कि जो भी जानी नुकसान रिपोर्ट हुआ है, एक तो इसकी तादाद अल्लाह का शुक्र है कि बहुत कम है, और दूसरा ये सारे रेस्क्यू रिलेटेड कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अनरेस्क्यूड रह गए और उनकी डेथ्स हुई। ये अदर एक्सीडेंटल डेथ्स जरूर हैं। और बिल्कुल तमाम अदारे इस वक्त भी फील्ड में और आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठाई नहीं रही। बिल्कुल ठीक है इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक तरफ बरसात का मौसम, दूसरी तरफ दरियाओं का तुग़यानी की हद तक बढ़ता हुआ पानी, और नतीजा ये है कि करतारपुर और गिरदोनवा के इलाके शदीद मुतासर हो चुके हैं। सवाल ये है, क्या ये सब अचानक हुआ और इसकी असल जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने, सूबाई वज़ीर पंजाब के हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, बारिश और दरियाई रेले की पेशगी इत्तला के बावजूद करतारपुर के इलाके में हिफाजती इक़दामात क्यों ना किए जा सके? क्योंकि अर्लियर कहा गया था कि जी बंद भी बनाए गए हैं, लेकिन फिर क्या वजह हुई कि जिसकी वजह से इतना पानी इवन करतारपुर के अंदर तक आ गया? जी काश साहब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। देखिए, ये जो कुदरती आफत है, कुदरती आफत में तो मेरा ख्याल दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं बना। और बहुत बड़े जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसके वेस्ट के अंदर जब ये कुदरती आफत आती है, आपके सामने अमेरिका के अंदर आई है, कनाडा के अंदर आई है, यूरोप के कहीं आई है, सऊदी अरेबिया में आई है, तो उसको तो आप फिर नहीं निबट सकते। और खासकर ये जो सैलाब है, तो सैलाब से तो फिर मेरा ख्याल है कि जब आ जाता है तो फिर ये तबाही तो मच जाता है। अब जहां तक बात आपकी है कि जब हमें पता था, देखिए ये जो पानी आया ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं था, ये भारत ने पानी भेजा है।
और बदकिस्मती से भारत एक लंबे अरसे से, जब 22 अप्रैल के बाद जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उस वक़्त उसको जो नाकामी हुई, 6 और 7 की शब उसने पाकिस्तान पे अटैक किया और फिर पाकिस्तान की अफ़वाज ने, फील्ड मार्शल साहब ने, पूरी हमारी तीनों अफ़वाज ने, बरी, बहरी और हमारी जो हवाई वो है, उन्होंने जिस तरीके से उसका जवाब दिया, अब मोदी साहब ने उसका बदला हमें पानी को एज़ अ वेपन इस्तेमाल करके किया। आप ये देखिए 26 और 27 अगस्त की रात को करतारपुर साहब जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं, मेरी रात 2:30 बजे बात हुई तो मैंने पूछा पानी, तो कहने लगे पानी है लेकिन इतना परेशान को नहीं है कि हम यहाँ से इवैक्यूएट करें। और फिर देखते ही देखते पानी 10 फुट तक हुआ। अब जब 2.5 लाख क्यूसेक का रेला आप छोड़ेंगे दरियाए रावी के अंदर, 9.5 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ेंगे आप एट द सेम टाइम चिनाब के अंदर, फिर 3-3.5 लाख का रेला छोड़ेंगे आप सतलुज के अंदर, और ये सिर्फ ये वो रेले हैं जो दरियाओं में आ रहे हैं। जो नारोवाल जो है, नारोवाल आपको पता है नहरी नहीं है, ये हमारा सारा बारानी इलाका है। नारोवाल के अंदर मुख्तलिफ नाले हैं, नाला बसंतर है, नाला डेक है, नाला बई है और इस तरह के छोटे छोटे कई नाले हैं। ये सारा जब हम कुल मिला के करते हैं तो नारोवाल के अंदर कुछ 3.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो गुजर के गया है, और ये जहां जहां से गुजरा इससे तबाही बचाई है। अब अगर भारत ने देखा ना कब हमें इन्फॉर्म करा, जब रेला छोड़ता उसके बाद खत लिख रहा है कि जी हम आपको पानी छोड़ने जा रहे हैं। अब जब ये भारत ने रेला छोड़ा तो पहले उसने इस पानी को रोके रखा, जब रोकने के बाद एकदम आपने उस पानी को आगे चलाया तो उसने फिर जहां जहां पे गया उससे तबाही मचाई है। मैं जब पिछले 3-4 दिन से बार बार एक बात कर रहा हूँ, और फिर मुझे मीडिया के जो भारतीय मीडिया के कुछ लोग हैं, कल उनका मुझे फोन आया थी आप भारत को मरूद इल्जाम ठहराए। मैंने कहा ये मैं अकेला नहीं ठहरा रहा भाई, आप अपने जो भारत के अंदर बसने वाले भारतीय, पंजाबी, सिख हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, आप उनसे पूछे उनके क्या कहना है। वो इस वक्त बार बार एक बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने पंजाब से बदला लिया है। आज भारतीय पंजाब के अंदर किसान सड़कों पे है, आज भारतीय पंजाब के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो घरों से बेघर हो चुके हैं, इस वक्त वो रोड्स पे हैं। मैं कल देख रहा था कि एक बोर्ड के ऊपर एक गुरुद्वारा साहब से गुरु ग्रंथ साहब और दीगर जो वहां पे सामान था लेके किसी महफूज मकाम पे लेके जा रहे थे, पाकिस्तान के अंदर जो पानी भेजा है। लेकर आप ये देखिए हमारी हिकमत अमली कि हमारा पीडीएम में, एनडीएम में हमारे जो सिविल डिफेंस के साथी हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डीसी, कमिश्नर, हमारे सारे जो रेस्क्यू की टीमें हैं, सारे मिनिस्टर्स फील्ड में, चीफ मिनिस्टर खुद फील्ड में। कल वो हमारे पास नारोवाल तशरीफ लाई थी, आज वो सियालकोट गई है। इस तरीके से हर रोज कहीं ना कहीं वो जा रही है। मिनिस्टर, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला के एरिया में बैठा हूँ। अभी भी मैं इस वक्त नारोवाल के अंदर मौजूद हूँ। डीसी के साथ एहसन इकबाल साहब जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। जिस दिन करतारपुर साहब के अंदर ये वाकया हुआ, एहसन साहब खुद गए वहाँ पे रेस्क्यू करने के लिए, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। तो हम इस वक्त अपने लोगों के साथ मौजूद हैं, लोगों के इस वक्त में उनके गम में बराबर के शरीक हैं। ठीक, लेकिन कितना ही अच्छा होता, जी कितना ही अच्छा होता कि भारत जो अपने आप को सेकुलर कहता है, जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, वो इंसानी जानों के साथ इस तरह ना खेलता। और जिस तरीके से इस वक्त कीमती जानें जाया हो रही हैं, जिस तरीके से इस वक्त ज़राई अजनास की तबाही हो रही है, जो हमारा नारोवाल जो है 88% हमारी जो इकोनॉमी है दैट इज रूरल इकोनॉमी, और हमारा तो डिपेंडेंसी ज़राअत पे है। आज अब देखिए हमारी लाखों एकड़ जो ज़मीन है, जो ज़राई अराजी वो पानी के नीचे है। तो ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी के आने वाले टाइम में एक इशू होगा, बल्कि इसके साथ जो हमारे माल मवेशी उनको चारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें ठीक, इसमें सरदार साहब 2-3 चीजें जरा और थोड़ी से फरमाइएगा। परसों हम चेक कर रहे थे तो कहा जा रहा था 7 फुट तक करतारपुर में पानी है, कल रात तक कहा जा रहा था जी 4 फुट तक है। ऑब्वियसली मैंने तो उसको कवर भी किया हुआ है जिस वक्त ओपनिंग हुई थी। उसके नीचे का ज्यादा एरिया जो है वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। इस वक्त की जब हम बात करें तो सूरत हाल क्या है वहां पर? जी, कल सीएम साहबा तशरीफ लाई थी, जब नारोवाल में पीएम साहब भी तशरीफ लाए तो सीएम साहबा की बड़ी क्लियर डायरेक्शन थी कि पानी को जल्दी निकाला जाए और वहाँ पे इबादत के लिए उस जगह को दोबारा खोला जाए, ताकि हमारे सिख बहन भाई जो है उस जगह पे जाके इबादत कर सके। क्योंकि गुरुद्वारा करतारपुर साहब की हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस, दुनिया का जो सिख है वो करतारपुर साहब के लिए परेशान है। मुझे बहुत सारी इंटरनेशनल कॉल्स भी आई हैं, भारत से भी कॉल्स आई हैं। हमारे जो पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाई हैं जिन्होंने यात्रा की है, जिस तरह आप भी कह रहे थे, आप भी वहाँ पे मौजूद थे, सब ने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है। तो इंशाल्लाह कल तक गुरुद्वारा
करतारपुर साहब को हम खोल देंगे, वहाँ पे हमारी इबादत शुरू हो जाएगी। अभी वहाँ पे सफाइयाँ, जो मेन स्थान है उसकी सफाई का काम शुरू है, और पानी वहाँ से हमने कल से निकालना शुरू किया है। वहाँ पे मोटर लगाई हुई है ताकि पानी निकाल के बाहर जो नाला बही है उसकी तरफ डाइवर्ट करें। बट सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त हुकूमत पंजाब तो आपको फाल नजर आती है, हमारा PDMA का पूरा महकमा, हमारा रेस्क्यू 1122 का महकमा, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा SMBR, हमारे इरिगेशन वाले, हमारे CNW वाले, हमारे सारे मिनिस्टर, मेरी चीफ मिनिस्टर, एवरीवन, हमारे चीफ सेक्रेटरी, सारे सेक्रेटरी साहब, एवरीवन इज इन द फील्ड, और वो लोगों के साथ खड़े हैं। बट आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये सोचना होगा, देखना होगा, भारत से कम इस बात का तो पूछा जाए। बिल्कुल ठीक है। भारत ने जब पानी रोका हुआ था और फिर ऑल ऑफ अ सडन आप एक रेला इकट्ठा करते हैं, और रेला इकट्ठा करके आप पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं, ये अपनी कौन सी दुश्मनी है? आप पानी को क्यों एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं? और आज मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब का। मेरा बल्कि यही मेरा सवाल था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी करतारपुर का आज दौरा किया है और सिख बरादरी को यकीन दिलाया कि अकलियतों को और मजहबी मकामात को तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। सिख बरादरी, आप जरा बताइएगा, क्या इन इंतजामात के हवाले से या जो उन्होंने कहा है उससे मुतमईन है? जी आप ये देखिए जी कि जब पाकिस्तान के अंदर अकलियत की बात आती है, सिख की बात आती है, मसीही की बात आती है, हिंदू की बात आती है, तो मेरे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम पाकिस्तानी बराबर के शहरी हैं। मेरी वज़ीर आला ये कहती है अकलियत मेरे सर का ताज है। कल भी जब मीटिंग हुई तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने करतारपुर साहब गुरुद्वारा के बारे में की कि करतारपुर साहब गुरुद्वारा की जल्दी से बहाली की जाए, पानी निकाला जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी करतारपुर साहब की बात की, और आज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी तशरीफ लाए, और आज उनके आने का जो मकसद था, जहाँ पे उन्होंने बाकी जो फ्लड इफेक्टेड एरियाज थे, पाक फौज के जवानों से मिलना था, वहाँ पे उनकी एक खसूसी नशिस्त थी हमारी सिख कम्युनिटी के साथ जो इस वक्त अफेक्टेड है, और मैं उनके साथ था। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने फील्ड मार्शल साहब का, जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से वो सबके साथ मिले, और उन्होंने कहा जी हम करतारपुर साहब को पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे, यहाँ के जो मसाइल है उनको इमीडिएटली हम उनको हल करेंगे। इसका रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे पाक फौज की जरूरत है, पाक फौज आपके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा जी कि हम सब पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान हम सब का है, और इस पाकिस्तान का ये जो सब जलाली परचम है जो मेरे सीने पे लगा हुआ है, इसके अंदर अकलियत और अक्सरियत दोनों मिलते हैं तो पाकिस्तान बनता है। सो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फील्ड मार्शल साहब के जज्बात का, और आज जिस तरीके से उन्होंने सिख कौम का जो सारा फख्र से बुलंद किया, दुनिया भर में एक पैगाम दिया कि सिख वाकया ही पाकिस्तान की कौम का, पाकिस्तान के आइन का, इस रियासत पाकिस्तान का सर का ताज है, और सिख को हमेशा पाकिस्तान ने अपने हाथ का छाला बना के रखा है, ना सिर्फ सिख को बल्कि दीगर अकलियतों को भी यहाँ पे बिल्कुल जो उनके बिल्कुल ठीक है। वासिल साहब ने बार बार एक बात की कि जितनी भी हमारी इकलीती इबादत गाहें हैं हम उनको भी रिस्टोर करेंगे, उनको भी रिहेबिलिटेट करेंगे, और यही बात चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कही है। और इस वक्त हमारा फोकस यही कि हमारी, क्योंकि अब ये पानी बल्लोकी से आगे निकल गया, इसी तरीके से कादराबाद से आगे निकल गया, कसूर से आगे, गड्डा सिंह बॉर्डर से कसूर से आगे चला गया, तो ये पानी जहां जहां पे जा रहा है हम इसको बड़ा प्रॉपर्ली मैनेज कर रहे हैं। हमारा कोई लास्ट जरा मुझे बिल्कुल ठीक है, लास्ट जरा मुझे फरमाइएगा, एक तो करतारपुर और इसको जो गिरदोनवा की आबादी है उसको जो नुकसानात पहुंचे उनका कोई इब्तदाई तखमीना आया है, और इसके साथ साथ एक और भी आपने अभी पहले फरमा दिया कि फील्ड मार्शल साहब ने क्या कहा, लेकिन करतारपुर के जो मुतासरा खानदान हैं उनकी बहाली के लिए हुकूमत के पास कोई रोड मैप आपके साथ शेयर हुआ है जी इसको लेकर? आप क्योंकि खुद सूबाई वजीर हैं। कल जब चीफ मिनिस्टर तशरीफ लाई थी तो चीफ मिनिस्टर साहिबा से एहसन इकबाल साहब ने, क्योंकि एहसन इकबाल साहब हमारे इस इलाके के फखर भी हैं, उनकी बड़ी खिदमत भी है, एहसन इकबाल साहब ने CM साहिबा से और प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि नारोवाल को ऑफिस जिला करार दिया जाए, और यहाँ के जितने भी हमारे परेशान कुन हैं, जो भी सैलाब ज़दगान हैं, उनकी माली मुआवनत भी की जाए और उनकी बहाली के लिए काम भी किया जाए। सो CM साहबा ने डिटेल मांग दिया है, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हजरात है, हर मिनिस्टर जो है वो 1 से 2 जिला उनको CM साहबा ने दिया, जिम्मेदारी लगाई है कि वहाँ बैठे और अब तखमीना में साथ शामिल हो। सभी DC साहब को हमने कहा हुआ है कि इमीडिएटली जितने भी इस वक्त हमारे सैलाब ज़दगान खानदान है जो इस वक्त माली मुश्किलात में है या इस वक्त कोई और उनकी मुश्किलात
पता है, उनका तखमीना लग रहा है। और बहुत जल्द वो खानदान जिनकी बहाली के लिए हुकूमत पंजाब फोकस्ड है, डिटरमेंट है, और हम उनकी बहाली के लिए बिल्कुल काम भी करेंगे, और जो वेरी राइट, वो तखमीना लग रहा है और जिनकी कंपनसेशन बनती है, बिल्कुल हम वो कंपनसेशन भी तक बिल्कुल ठीक पहुंचाएंगे। है। सरदार रमेश सिंह अरोड़ा साहब, बहुत शुक्रिया जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। नाज़रीन, बिल्कुल सही, अगर बर वक्त इक़दामात ना किए गए तो फिर ये तबाही नागुज़ीर हो जाएगी, और क्या मुतासरा ख़ानदानों को महज वादों पर छोड़ दिया जाएगा या कोई अमली कदम भी उठाया जाएगा, ये आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चलेगा। एक ब्रेक लेते, नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम इस वक्त ज्वाइन किया है मरियम शबीर अब्बासी साहबा ने, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया मरियम साहबा आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, भारत की जानिब से डैम खोलने के बारे में आपके पास क्या अदाद शुमार हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी हुकूमत को पता था और उसके बाद उस तरह प्रॉपरली कन्वे नहीं किया गया। ये भी फरमाइएगा कि कौन कौन से डैमों से पानी रिलीज़ हुआ और किस मिकदार में। जी देखिए, ये तो जो जेहलम, चिनाब और रावी जो हैं, इनके जो अपर कैचमेंट एरियाज़ हैं, वो पाकिस्तान और इंडिया जब आज़ाद हुए थे तो वो उनका कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। जी अब ये सिंतास माहिदा जो 1960 में तय हुआ था, उसके मुताबिक ये जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है कि कितनी मिकदार में पानी रिलीज़ होगा पाकिस्तान में और कब होगा, ये बिटवीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितना जो है वो उन्हें किस वक्त जो है वो कम्युनिकेट किया और कितने पानी के लिए कम्युनिकेट किया। लेकिन हाँ, मैं बतौर जो है वो ऑब्जर्वेशन और बतौर जो हिस्ट्री है उस पर मैं ये ज़रूर कमेंट कर सकती हूँ कि उन्होंने जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक उन्होंने जो है वो इन्फॉर्म किया हमारी गवर्नमेंट को, और उसी की वजह से जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, दे वर एबल टू इवैक्यूएट पीपल। आप देखें कि 1400 गाँव इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो ज़ेरे आब आए हुए हैं। तो इसमें से 12 लाख लोग ऐसे हैं जो कुछ घंटे पहले तक उनको जो है वो गवर्नमेंट एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में मददगार साबित हुई थी। तो आई थिंक दैट वाज इनफ टाइम फॉर पाकिस्तान टू इवैक्यूएट, और यही रिक्वायरमेंट भी थी इसकी। जहाँ तक जी डिबेट है कि डेटा जो है वो एग्जैक्टली क्या था, आई एम नॉट श्योर, ये गवर्नमेंट को पता होगा। लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि फ्यूचर में अगर उन्हें डेटा नहीं एग्जैक्टली शेयर किया है तो किया ये जा सकता है कि सैटेलाइट के थ्रू बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए ये डिटरमिन करना कि उनके दरियाओं में इस वक्त जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना पानी है और पाकिस्तान में जो है वो रिलीज़ करने के क्या चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आइडियली देखा जाए तो आप ये सिचुएशन है कि उनके यहाँ भी जो है वो मानसून का स्पेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें जो है वो लेकर आ रहा है, और उनके यहाँ भी ख़ासतौर पर पंजाब में काफ़ी इलाके ज़ेरे आब हैं, और भी उनके काफ़ी, पंजाब के अलावा भी कुछ एरियाज है जो ज़ेरे आब हैं। तो कोई भी मुल्क जो है वो ये नहीं चाहेगा कि वो अपने लोगों को जो है वो ज़ेरे आब लाए, बल्कि उसकी कोशिश होगी कि वो अपने आप को बचाए, और अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है तो कहीं और पानी को डाइवर्ट कर दे। जैसा कि हम ये भी देखते हैं कि विद इन पाकिस्तान भी जो है वो ये जो वाटर एक्ट जो है वो 1991 में जो बिटवीन प्रोविंसेस साइन हुआ था हमारे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, उसमें भी हमने हिस्ट्री में ये देखा है कि जब पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आता है तो अगर विद इन प्रोविंस हो तो जो ज़्यादा पावरफुल लोग होते हैं वो थोड़ा गरीबों की तरफ जो है वो पानी को डाइवर्ट कर देते होते हैं, बंद खोल देते होते हैं। इसी तरह अगर पंजाब में है और केपी में ज़्यादा पानी है तो वो सिंध की तरफ डाइवर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में इस साल सूरत हाल तो ये है कि मामूल से ज़्यादा आपको हर जगह बारिशें जो है वो नज़र आ रही हैं। सिर्फ ठीक पंजाब में ही ठीक देखें तो 3 महीनों में 25% जो है आपकी ज़्यादा बारिशें हुई वेरी हैं, तो अच्छा। कैपेसिटी इसके से ज़्यादा है। ठीक, अच्छा, जी इसके साथ ज़रा ये भी फरमाइएगा कि अगर मुस्तकबिल में अचानक हिंदुस्तान इसी तरह पानी छोड़ देता है तो हमारे पास फौरी रद्द अमल के लिए क्या कोई वाज़िया नेशनल बैकअप प्लान मौजूद है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है अभी तक? जी देखिए, ना सिर्फ अगर भारत पानी खोले बल्कि विद इन पाकिस्तान भी आपकी मामूल से ज़्यादा बारिशें हो जाए या बरसात हो जाए तो पाकिस्तान के पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। हमारे यहाँ रिएक्टिव मेजर्स अभी तक हम ये देखते हैं कि जब एक आफत आ गई है तो उसके बाद से हमारे इदारे जागते हैं। आप देखें कि दुनिया में आजकल ये हो रहा है कि सबसे पहले आपकी मिटिगेशन पे काम होता है और प्रिपेयर्डनेस पे काम होता है। यानी कि तहकीक आपको बताती है कि आने वाले वक्तों में ज़्यादा फ्रीक्वेंट बारिशें भी होंगी, या वाटर स्कैसिटी हो जाएगी, हीट वेव्स प्रोलॉन्ग्ड और ज़्यादा होंगी, स्मॉग इशू होगा, ये यालाबारी जैसी चीज़ें
ये सब चीज़ें तहकीक आपको बताती है। और पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे हैं जो आपको बताते हैं कि क्या क्या आपके वेदर पैटर्न्स हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी इदारे सिर्फ रिएक्टिव मेजर्स पर काम करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। होना ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के थ्रू आप देखें कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अर्बन प्लानिंग प्रॉपरली आपकी हो, आप जो है वो पहले से जो है वो डिटरमिन करके रखें अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू कि लोगों को जो है वो सेफ लोकेशंस, और पहले से बताएं कि एटलीस्ट कई दिन पहले लोग जो है वो अपनी वेरिएबल बिलोंगिंग्स एटलीस्ट कुछ बचा सके। अभी सूरत हाल ये है कि लोग सिर्फ अपनी जान बचा के निकले बिल्कुल हैं, ठीक कह रही हैं। कुछ भी अपना साथ लेके नहीं निकल सके हैं। ठीक। इसके अलावा आप ये देखें कि प्लानिंग में आपका ये भी होता है कि पोस्ट आपका जो इवेंट होते हैं, ये डिजास्टर्स होते हैं, उसमें आप क्या आपके प्लान हैं। मिसाल के तौर पर लोगों को दोबारा बसाने के लिए, रिहेबिलिटेट करने के लिए, जो उनको नुकसान है उसकी कंपनसेशन के लिए दुनिया में हो ये रहा है कि आपको जो है इंश्योरेंस दी जाती है आपके घरों की, वेरी आपकी राइट, गाड़ियों वेरी की, राइट। बिल्कुल। आपकी जो फार्मर्स हैं उनको सब्सिडीज दी जाती हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इकदाम होते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, जो पाकिस्तान को सीखने की जरूरत है दुनिया से। आप सिर्फ ये देखें कि जापान जैसा मुल्क जहाँ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते थे, आप देखें ठीक। लोग इतना अच्छा। मरते थे, बिल्कुल सही। इतना नुकसान, लेकिन उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया उसको। इम्प्रूव किया, इम्प्रूवमेंट की अभी बात करनी थी और आप प्लानिंग की बात कर रही थी। भाषा और मोहम्मद जैसे बड़े डैम्स पर दहाइयों से सियासत हो रही है, लेकिन तामीर आगे नहीं बढ़ी। क्या ये आपको लगता है हुकूमत की कोई पॉलिसी की नाकामी है, या कोई और रुकावटें हैं, सियासी हैं, या अदारा जाती कोई नाअहली इसको आप देखती हैं? क्योंकि ये एक परसिस्टेंट चल रही है सिचुएशन, इट्स नॉट गोइंग अवे, इट्स देयर एंड इट्स अगेन एंड अगेन कमिंग बैक टू अस। जी देखिए आप, जो पाकिस्तान में जो ये डैम्स का इशू है, खासतौर पर दियामर और काबा डैम जो थे, ये एक बहुत अरसे तक, कुछ तो अभी भी हैं, और बहुत अरसे तक पोलिटिसाइज इशू रहा है। ये 90s में बनने चाहिए थे, लेकिन मैं बतौर इन्वायरमेंटलिस्ट डैम्स के बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। आप देखें कि अभी तक हमारे जो डैम्स है, मंगला तरबेला वगैरह, उनकी कैपेसिटी आप देखें कि पिछले 30 साल के बाद उनकी रिड्यूस हो गई है। और उसके बाद जो है वो सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है। हमारे पास डैम्स को साफ करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान में डैम्स का पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 30 दिन की है। ओके। अभी आप देखें कि बारिशें आपकी जून से शुरू हुई हैं, अगस्त का एंड आ गया है, 2.5 महीने एटलीस्ट आपके हो गए हैं, 2.5 से 3 महीने। तो 30 दिन की कैपेसिटी है, तो ये जो आपकी जो है वो तकरीबन 60 दिन ज्यादा बारिशें हो रही हैं, वो पानी आप कहाँ लेके जाएंगे। बिल्कुल ये सही। डैम से ज्यादा बिगर इशू इस वक्त आपका जो है। इसके अलावा आप डैम्स बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आप जमीन को डिस्टर्ब करते हैं, इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, जो डैम्स बने हैं मार्केट रेट पे जो है वो कम्युनिटी से जो जमीनें ली गई उनको कंपनसेशन नहीं दी गई, आज तक उनमें ग्रीवियंसेस हैं। तो ये बहुत इस वजह से भी, खैर पोलिटिसाइज तो और रीजंस की वजह से होता है, वो मेरा ख्याल है पॉलिटिशियंस डिस्कस करें तो हाँ ज्यादा बेहतर ठीक। है। अच्छा, बतौर ये भी ज़रा इन्वायरमेंट। फरमाइएगा, ये भी ज़रा फरमाइएगा कि दरिया रावी की अगर हम बात करें, चिनाब की और सतलज के हवाले से बहाव के मुकाबले में हमारी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कुल सलाहियत कितनी निकली? क्योंकि जो अभी आप बात कर रही हैं वही मेरे ख्याल में इसको भी टैग अलॉन्ग करता है। और क्या ये दुरुस्त नहीं कि क्योंकि नाकाफ़ी स्टोरेज की वजह से सैलाबी पानी ज़ाया भी हुआ और तबाही भी फैली? इसको आप कैसे एनालाइज करती हैं? जी अभी आप देखें कि जहाँ तक दरियाओं की कैपेसिटी का बात आती है, तो उसमें जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रीब्यूट किए हैं इस किस्म के डेवस्टेशन के लिए। सबसे पहले तो आप देखें कि जो इलीगल तजावज़ात हैं, अनसस्टेनेबल किस्म की जो माइनिंग है, आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ जो दरियाओं में हो रही होती हैं, जो फॉरेस्ट कवर रिमूव किया जाता है, आपका डिफॉरेस्टेशन, ट्रू। वो आपकी ट्रू। लैंड स्लाइडिंग और इन चीज़ों को काफ़ी ट्रिगर करता है। और इसके अलावा आप जो दरिया जो हैं उनके इर्द गिर्द माशाल्लाह जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज, और कुछ तो ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट बड़ा डिफेंड कर रही है, प्रीवियस गवर्नमेंट भी कर रही थी और करंट गवर्नमेंट भी, अगर मैं नाम लूँ, रावी के अराउंड जो है वो हाउसिंग सोसाइटी, आई डोंट नो रोडा उसमें बना ऐसा। और सारा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी जी। जी बिल्कुल। तो कुछ जो है वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने काफ़ी किया, लेकिन हमें थोड़ा सा डीपर इशू को यहाँ पर भी देखना पड़ेगा। आप ये देखें कि हमारे यहाँ आबादी जो है वो बहुत एक्सेलरेटेड रेट से बढ़ रही है, और जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको मंसूर देखने को मिलती हैं, बेहतर हेल्थ, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, और जो बेहतर लाइफस्टाइल जो है, वो ज़्यादातर आपके शहरों में कंसंट्रेटेड है, बड़े बड़े पाकिस्तान के। अब उससे फिर होता ये है कि जो देहातों और सेमी ठीक। अर्बन एरिया, तो जो टाउन्स होते हैं, वहाँ से लोग माइग्रेट
करके आते हैं, आपके रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और ये अपॉर्चुनिटी भी आपके प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को प्रोवाइड करता है कि वो एक्सप्लॉइट करें इसको, क्योंकि घर हर एक को चाहिए होता है। तो मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड हमें ये भी प्लान करना पड़ेगा कि हम इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से किस तरह उसको कैटर कर सकते हैं, प्लान कर सकते बिल्कुल हैं, ठीक, और बिल्कुल ठीक। और जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मुल्क के जो है वो बड़े शहरों से निकाल के दूसरे इलाकों तक भी कैसे पहुंचा वेरी सकते राइट। हैं। मरियम शबीर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक सिचुएशन आपको मैं समझाऊं। लाहौर के दिल में दरिया रावी एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीमें हंगामी सूरत हाल में डटी हुई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अवाम का हजूम ऐसे जमा है जैसे कोई मेला लगा हुआ है। कोई कहता है पानी देखने आए हैं, कोई बच्चों के साथ इसे पिकनिक पॉइंट समझ रहा है, और कोई टिकटॉक बना रहा है। याद रखना होगा कि 1988 का वही मंजर है जो कई बस्तियां बहा कर ले गया था। यह रेला तमाशा नहीं है, जिंदगी और मौत के दरमियान लकीर है। अफसोस के खतरे को संजीदा लेने की बजाय लोग पुलों पर खड़े होकर नज़ारे ले रहे हैं। ये कोई कॉन्सर्ट नहीं, ये इमरजेंसी है। सियालकोट में लोग बेघर हो चुके हैं, घरों में पानी दाखिल हो रहा है, और यहाँ लाहौरिये सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। शहरियों को समझना होगा कि ये वक्त इंजॉय करने का नहीं, बल्कि इंतज़ामिया के साथ ताउन करने का है और अपनी जिम्मेदारी निभाने का है, वरना तारीख अपने आप को दोहराने में देर नहीं लगाती। एक ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, 9 मई के मुकदमात में सजाओं का सिलसिला थमने की बजाय मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं को 10-10 साल कैद और भारी जुर्माने की सजाएं सुना दी हैं। कुछ को तो 3 साल कैद मिली है और कुछ भरी भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये फैसले इंसाफ के तराजू में तोले जा रहे हैं या फिर अदालतें सियासी जंग का महाज बन गई हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के वज़रा वाज़िया कर रहे हैं कि बिला शर्त माफ़ी के बगैर कोई मुकालमा मुमकिन नहीं। क्या ये मुकालमे की शर्त है या दरअसल सियासी ब्लैकमेलिंग? क्या रियासत सियासी मुखालफिन को झुकाने के लिए सज़ा और माफ़ी की बयानियों को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है? इसी दौरान उडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने कहा है कि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है और पार्टी अब ज़्यादा मुनज़्ज़म मज़ाहमत करेगी। बैरिस्टर गौहर खबरदार कर रहे हैं कि अगर इंसाफ ना मिला तो सितंबर में मुल्क गिर एहतजाज होगा। तो सवाल ये है, क्या ये सख्त सज़ाएं अपोजिशन को खामोश कर देंगी या फिर सड़कों पर एक नई सियासी आग भड़केगी जो पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले लेगी? इस तमाम तर सूरत हाल को समझने के लिए मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है बैरिस्टर उमर नियाजी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नियाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, आपके रहनुमाओं को 10-10 साल की सज़ा हो गई, क्या पार्टी के पास कोई कानूनी हिकमत अमली है या सिर्फ एहतजाज पर ही इन्हिसार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा आपने जिक्र किया था कि अदालती निज़ाम तो एक बैकबोन होते हैं किसी भी सिस्टम की। अदालत एक किस्म का रेफरी का काम करती है जब फरीकैन लड़ते हैं, मगर हमारी बदकिस्मती ये कि 8 फरवरी का इलेक्शन ना सिर्फ चुराया गया, उसके बाद एक आईनी सतून जो कि अदलिया था उसको मुनद्दम किया गया, और उसके बाद आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस मार्जे वजूद में आए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के अभी तक के अगर लैंडमार्क केसेस देख लें जितने भी हैं, वो डायरेक्टली किसको हिट कर रहे हैं? वो पीटीआई को हिट कर रहे हैं। वो अगर आप उठा लें मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को वैलिडेट करने वाला, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पीटीआई पे आता है। रिजर्व सीट वाला फैसला 1.5 साल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, किस पे इम्पैक्ट आता है? पीटीआई पे आता है। साथ ही साथ जो जजेस वाला केस, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो पिवटल केस था जजेस की सीनियोरिटी का, उसका भी देखें इनडायरेक्टली इफेक्ट किस पे? इमरान खान और पीटीआई पे आया। मगर फिर भी देखें एक सिस्टम के अंदर रह के स्ट्रगल की जाती है। 9 मई के केसेस का जिनका आप हवाला दे रहे हैं, देखें सर पैर ही नहीं है। मतलब एग्जाम्पल आपके मीडिया पे इतनी दफा डिस्कस हो चुकी कि एक जो कंस्पिरेसी के गवाह, डिस्क्रेडिटेड गवाह, जो एटीसी सरगोदा जिनको डिस्कार्ड कर चुकी, जिनके बारे में लिख चुकी कि ये झूठे हैं,
फर्जी कहानी बनाई गई, उसी के बेसिस पे बाटा रेट के हिसाब से 10-10 साल लीडरान को सजाएं दी गई। और सजाएं देने का मकसद खाली क्या कि ये इमरान खान के साथ क्यों खड़े हैं। पहले वाले छोड़ गए, पहले वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली, तो इनकी मजाल क्या कि इन्होंने की। हालांकि अगर देखें जो रिसेंट आप अपने इंट्रो में केस की बात कर रहे थे, जी। जो वो हुई है वो राना सनाउल्लाह साहब का डेरे जी। पे हमले का केस जी है। जी अब इंटरेस्टिंग देख लें, ठीक है, मैं ये नहीं इंडोर्स कर रहा कि कोई भी किसी सियासी जमात किसी की प्रॉपर्टी को वेंडलाइज करे। देखिए एक वकूए का सर पैर ही नहीं है। आपने बनाया क्या कि राना सनाउल्लाह का डेरा है, ठीक है, मान लेते हैं कि अगर एक आर्ग्यूमेंट के लिए कि डेरे पे हमला भी हुआ है, क्या उसमें राना सनाउल्लाह साहब बतौर गवाह पेश हुए हैं? राना सनाउल्लाह साहब इवन कंप्लेनेंट भी नहीं नहीं है। है। इवन राना सनाउल्लाह साहब का कोई रिश्तेदार उसमें कंप्लेनेंट नहीं है, मुंशी तक नहीं पेश हुआ। और फिर एक ऐसे केस में जिसमें सारे के सारे गवाहान पुलिस हैं जो कि ऑलरेडी जिनको कंट्रोल स्टेट एलिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी शहादत की बुनियाद पे आपने 10-10 साल सजाएं सुना दी। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिगेशन भी आप लोगों के ऊपर है कि जी कारकुनान जो हैं उनको वो सजा पा रहे हैं, लेकिन साथ इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो मंजूर हो रही हैं 9 मई के लेकर। क्या ये कोई डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का, क्योंकि ये अपने ही नैरेटिव को कमजोर करता नजर आ रहा है? अच्छा देखें, अदालती जो इमरान खान की बेलें हैं ना, देखें उन पे बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। वो सवालिया निशान ये है कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का एक डीपली इंट्रेंच प्रिंसिपल है। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, जब एक तरह के मुल्जिमान हो, जब एक को जमानत मिल जाए तो वो जमानत हर किसी को मिलनी चाहिए। जब इस केस में ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट एजाज चौधरी साहब और दूसरे मुल्जिमान की कंस्पिरेसी में ईमा की बुनियाद पे जमानत ले चुकी है, तो इमरान खान को तो ये एज ऑफ राइट ये हक मिलना चाहिए था। तो क्यों 6 माह तक हाई कोर्ट ये केस को सुनती रही और बाद में उन्होंने मेरिट्स पे गए और खान साहब को मरकजी मुल्जिम करार दे के खान साहब की बेलें रिजेक्ट की। इसमें तो बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तादीबी कार्रवाई बनती थी निचली अदालतों के खिलाफ कि बुनियादी सा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच कैसे गया। मगर क्योंकि ये इमरान खान का केस था, इस तरह का कोई इस पे नहीं किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि जो है ना बहुत ज्यादा एहतियात बरती। हाई कोर्ट का फैसला देखें, ना सिर्फ इलीगल था, परवर्स था, मतलब उसने आइन और कानून ऐसे ही था। बिल्कुल ठीक। अच्छा बैरिस्टर, एक चीज, क्योंकि माशाल्लाह यू बिलोंग टू अ लीगल फ्रेटर्निटी, बाज रहनुमा मौके पर मौजूद नहीं थे, उनको फिर भी सजा मिली। क्या ये सिर्फ एविडेंस का मसला था या आपके लीगल टीम की कोई, आप समझ रहे हैं, इसमें नाकामी भी है? अच्छा नहीं, देखें इसमें तो लीगल टीम को मतलब देखें कमियां बेशियां होती हैं जब इस तरह के केसेस हो, लोग प्रो बोनो काम कर रहे होते हैं। कभी देखें ना, इमरान खान साहब के तो चलो पेड होंगे, मगर बाकी देखें वर्कर्स या लीडरशिप के केसेस मोस्टली वकला कर रहे हैं आईएलएफ के प्रो बोनो बेसिस पे, तो कमी बेशी हो सके। मगर जहां एक तरह की जरा हो, मतलब वहां तो गुंजाइश ही नहीं रहती ना। एक स्टैंड अलोन बेसिस पे किसी का ट्रायल हो रहा हो, आप कहें कमी कोताही पे सजा हो गई, एक ही तरह की एविडेंस है। खुद देखे ना, एक सेन माइंड देखे कि एक पीएफ एयर बेस हमले के केस में एक यही हसाम अफजल, जिसका बार बार नाम आता है, पेश होता है। वो कहता है 16 कंस्पिरेसी के गवाह हैं जब मैं खान साहब की टेबल के नीचे छुपा था। तो ऐसे क्या मुहरकात होते हैं कि गुजरावाला में वो तादाद 40 से ज्यादा हो जाती है, जब वो फैसलाबाद पहुंचता है तो वही कंस्पिरेसी के उसी कमरे के अंदर के जो मौजूदा लोग होते हैं, जिनको कहते हैं कि जो इन्होंने इमरान खान के साथ मिल के साजिश रची है, वो 65 तक हो जाते हैं। तो ये तो झूठ है, सरासर झूठ तो नजर आ रहा है, पेरेंट ऑन रिकॉर्ड है। और फिर भी आप यूटिलाइज करें किस लिए? सिर्फ मकसद क्या है कि पीटीआई कबूल नहीं है। ठीक। अच्छा न्याय साहब, ये भी फरमाइएगा, एक तरफ तो ये लीगल साइड है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलमान अकरम राजा के इस्तीफे ने ये तासुर दिया है कि पार्टी के अंदर डीप रिफ्ट्स भी हैं, और ये चीज़ का बरमला इजहार जितने एक्स पीटीआई के थे, वफाकी वजीर हों, फवाद चौधरी वगैरह, ये तमाम करते हैं। क्या ये किस हद तक बात दुरुस्त है? देखिए पीटीआई में लड़ाइयाँ तो हैं, हम इससे इनकार करें कि जी लड़ाइयाँ नहीं है। देखें लड़ाइयाँ भी होती हैं और बड़ी शदीद किस्म की लड़ाइयाँ होती हैं, मगर वो किसी मतलब ज़ात पे नहीं लड़ाइयाँ होती कि जी मैं फलां बंदे को उस पोजीशन पे नहीं देख सकता। वो लड़ाई किस चीज़ पे होती है कि लोगों को किसी के तरीके कार पे एतराज़ होता है। मतलब किसी का एग्जाम्पल नाम नहीं लेते, वो उस तरह से हो जाता है, मगर समझे कोई एक जिम्मेदार ऊपर बैठा है,
तो क्या साथी की लड़ाई होगी कि यार आप इमरान खान के लिए तहरीक इस तरह से नहीं चला रहे, इस तरह से चलानी चाहिए, कोई और है, पार्टी स्ट्रक्चर में कोई फ्लॉ होगा, मतलब उन इश्यूज पे बात होती है और ये हेल्दी बात होती है, हेल्दी डिबेट होती है, हम इन चीजों पे लड़ते हैं, मगर अल्टीमेटली बात किसकी प्रिवेल करती है? वो इमरान खान साहब की प्रिवेल करती है। और इसका सबसे बड़ा एलिमेंट देखें कि पॉलिटिकल कमेटी ने एक डिसीजन किया, मतलब बाई इलेक्शंस के हवाले से खान साहब तक गया, खान साहब ने अपनी उस पर रजामंदी नहीं शो की, उन्होंने दोबारा फिर उसी पॉलिटिकल कमेटी के बाद भेजा और फिर आपने देखा जो 12-9 का फैसला था वो यूनानिमस यूनानिमस हो गया। हो गया। बिल्कुल ठीक है। अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर की नामजदगी पार्टी के अंदर बड़ा एक गैर मकबूल फैसला हुआ है। पिछले हफ्ते हमने इस पर बात की थी और उस वक्त कहा जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि नहीं जी एक बड़ा अच्छा फैसला होगा, लेकिन पीटीआई के अंदर इस फैसले को लेकर बड़ा एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त कोई लीडरशिप क्राइसिस भी है? क्योंकि जो एक्स पीटीआई वाले हैं वो कहते हैं जी इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई लीडर नहीं हो सकता। देखिए बात है कि जनरली देखें जितनी बड़ी जमात है, जमात के अंदर से लीडर ऑफ अपोजिशन होता तो और ज्यादा खुशाइंद बात थी, मगर अभी के जो सूरत हाल हैं देखिए हमने हर तरह का फार्मूला वर्क कर लिया। पीटीआई ने स्टैंड अलोन ये इलेक्शन भी लड़ लिया, हालांकि अलायंस की सूरत में भी लड़ सकती थी। रिमार्केबल 8 फरवरी के इलेक्शन में रिजल्ट अचीव किया, मगर वो इलेक्शन हम बचा नहीं पाए, हमसे वो इलेक्शन चोरी हुआ। उसके बाद 1.5 साल हमने स्ट्रगल करके भी देख ली स्टैंड अलोन बेसिस पे, हालांकि हम अलायंस का हिस्सा थे, हमने अलायंस आगे नहीं रखी। देखिए कुछ ना कुछ हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए। देखिए बेनजीर साहिबा ये जब भी मुश्किल में होते थे ये किसको आगे करते थे? नवाबजादा नसरुल्लाह को आगे करते थे। वो इसलिए नहीं आगे करते थे कि वो मकबूल तरीन उस वक्त मुल्क के लीडर थे या उनके पास कोई स्ट्रीट पावर थी। वो खाली हर जमात को जो क्राइसिस में हो, जब उसको समझ आए कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कबूल नहीं कर रही, उनके वर्कर्स पे घेरा तंग कर रही है, तो एक दरमियान का रास्ता निकालना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हिकमत से, समझदारी से एक दरमियाना रास्ता निकाला गया जो 6 महीने या शॉर्ट टर्म में आपको कुछ स्पेस दिला सकता है। नहीं साहब, अभी आप फरमा रहे थे कि जीतने के बावजूद आप लोग इलेक्शन नहीं जीते और इलेक्शन नहीं बचा सके। आप इंसाफ के बगैर कोई मुकालमा भी नहीं है, ये भी एक चीज़ है। तो क्या ये बात हम तस्लीम करें कि सियासी डेडलॉक जो इस वक्त चल रहा है और जिस तरह अलीमा खान की अभी पोस्ट आफ्टर मीटिंग इमरान खान जो स्टेटमेंट आई है, ये मजीद डेडलॉक बढ़ेगा? देखिए बात है कि मल्टी लेयर काम करना पड़ता है। देखिए मेरी जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का एक आइडियल रोल रहा है। इमरान खान ने मुजाहिमत की एक नई बुनियाद रखी है और पार्टी लीडरशिप को भी इमरान खान की तरफ से लचक एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान ने लचक ले ली तो समझे जो है ना, पूरा ही आपका पॉलिटिकल जो पार्टी की बेसिस है वो सारी बैठ जाएगी। बाकी ये बाहर की लीडरशिप का काम है। जो इस वक्त बाहर हैं उन्होंने इमरान खान के लिए रास्ता निकालना है, पार्टी के लिए रास्ता निकालना है, और कुछ नापसंदीदा फैसले भी शायद बाहर वालों को करने पड़े, मगर बात है कि कुछ चीज सीने पे लेनी पड़ेगी। देखिए हम हर चीज के लिए इमरान खान से गाइडेंस तो ले सकते हैं, मगर बात यह है कि जिस तरह के हम फैसले करते हैं हम सारी चीज इमरान खान के कंधे पे तो रख के ना चलाएं ना, कि हर चीज का देखिए 9 मई का भी मरकजी मुल्जिम हम इमरान खान को बनवा दें, हम 26 नवंबर का भी मरकजी मुल्जिम इमरान खान को बना दें। देखिए स्ट्रगल करनी है, पॉलिटिकल एंटिटी हम सब की है, जॉइंटली फैसले करें और हमें कुछ ना कुछ प्रेशर बाहर वालों को भी रिलीव करने में अपना रोल अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकमान, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, अदालतें एक के बाद एक सख्त फैसले दे रही हैं। हुकूमत माफ़ी के बगैर मुकालमे का दरवाज़ा बंद कर रही है और अपोजिशन कह रही है मैंडेट पर डाका डाला गया है। सवाल ये है, क्या ये इंसाफ है या सियासत का इंतकाम? नाज़रीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पर गुजरती है रकम करते रहेंगे। तेज़ बारिशें जब बरसने लगती हैं तो दरिया अपनी पूरी ताकत के साथ भर जाते हैं। ये वही दरिया हैं जो कभी ज़रख़ेज़, सब्ज़ा और ज़िंदगी की अलामत थे, मगर आज इंसान ने अपनी ही बका के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी है। इन दरियाओं के किनारे रेस्टोरेंट्स, मकानात और हाउसिंग स्कीम्स, जो तफरीही मराकज़ तामीर किए गए हैं, हमने कुदरत के रास्ते छीन लिए हैं। जब पानी के बहाव को कैद किया जाता है तो वही पानी जो रोज़ी और ज़िंदगी का ज़रिया था, एक कातिल लहर में बदलकर हमारे शहरों को डबो देता है। घर उजड़ जाते हैं, सड़कें टूट जाती हैं, पुल ज़मीन बोस हो जाते हैं और सबसे बड़ा नुकसान इंसान की कीमती जानों का होता है। वो मासूम बच्चे
जो कल के मुस्तकबिल हैं, वो बीमार जो ज़िंदगी की आखिरी सांसों में हैं, वो बुज़ुर्ग जो कौम की याददाश्त हैं, सब इस तबाही की पहली कीमत अदा करते हैं। ये कोई आम हादसा नहीं, ये कौमी अलमिया है। हर बारिश के बाद जब पानी हमारी दहलीज पर मौत का पैगाम बनकर आता है, तो सवाल ये नहीं कि कुदरत जालिम है, सवाल ये है कि हमने अपनी ज़िंदगियों के रास्ते खुद क्यों बंद कर दिए हैं। आज हमें ये फैसला करना होगा, ये दरिया और ये कुदरती गुजरगाहें सिर्फ पानी के लिए नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। अगर हमने अब भी आंखें बंद रखीं, तो अगली बारिश हमारे वजूद को सवालिया निशान बना देगी। और फिर अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, जिसको सुनकर रूह झंझोड़ी जाती है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सहारा। ये वो लम्हा है जब कौम को फैसला करना है, या तो हम अपनी बका के रास्ते खोल दें, या फिर तारीख़ हमें सफ़े हस्ती से मिटा देगी। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।